जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका अपने परिवार में। और आज हम बात करने जा रहे हैं सीईटी 2023-24। चाहे 10+2 का विद्यार्थी है, चाहे वह स्नातक स्तर का विद्यार्थी है, आपने सपना पटवार का देखा हो या पुलिस का या एलडीसी का, जूनियर अकाउंटेंट का, सबसे पहले पास करनी पड़ेगी सीईटी की परीक्षा। और उसमें अच्छे नंबर आए तो ही आप आगे वाले किसी एग्जाम के अंदर जो है जा सकते हैं। तो आज की जो क्लास है वो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। इस क्लास में आज आपको मिलेगा राजस्थान जीके, ये तो कल भी था सर। इंडिया जीके, ये भी था कल। विज्ञान, अरे ये भी था कल। रीजनिंग, तो फिर कल वाली क्लास देख लेते ना। करंट अफेयर्स, अभी हम इतने प्रश्नों को लेकर चल रहे हैं तो आपको लगभग जो है ये सीटी के अंदर कारगर सभी क्लासेस साबित होने वाली है। तो आइए देखते हैं। लेकिन मंथार सु एक शिकायत है जीवड़ा, कल तक कमेंट करके मन हौसलो ही कौन दिया रहे हमारे। चलो कोई बात को नहीं, आगे चलो। गोगाराम का ये काम हमेशा आपको पहले मिलेगा। जो भी विद्यार्थी सीईटी की तैयारी कर रहा है वो जुड़ सकता है हमसे लाइव बैचेज में। सफल बैच, संघर्ष बैच और एसआई की तैयारी करने वाले, डिप्टी, जेलर, उपकारापाल भर्ती की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थी जो है ऑनलाइन वह तैयारी कर लो ऐप में जुड़कर तैयारी कर सकते हैं, जहां रोजाना संघर्ष और सफल बैच की 8 घंटे रोजाना क्लास चल रही है। अभी 8 घंटे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। सभी साथी एक बार क्लास को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो नए आए हुए हैं वो बेल आइकन पर क्लिक कर लेना, नोटिफिकेशन आ जैसी सब्सक्राइबर कर लीजिए। अब आप बार बार कौन बोलूंगा बात पूरी क्लास के अंदर, ठीक है। सारी बात शुरू से ही बोलती हो। कौन सा युग्म पशु मेले से संबंधित है? यानी इनमें से एक है जो पशु मेले से संबंधित है। देखो, तेजाजी पशु मेला कहां पर भरता है? तेजाजी पशु मेला भरता है पर्वतसर में। बस फटाफट बताने, ज्यादा समय नहीं है हमारे पास में। रामदेव पशु मेला, रामदेव पशु मेला मानासर में है। मानासर पर पाबूजी तो पशु मेला है ही कौन है? तो एक ही है मल्लीनाथ पशु मेला, और यह सबसे प्राचीन पशु मेला है। और लूणी नदी के किनारे है। तिलवाड़ा वर्तमान में बालोतरा जिले में है। बालोतरा जिले में है मल्लीनाथ पशु मेला। इसकी शुरुआत जो है वो की थी, आपसे पूछा जा सकता है, मोटा राजा उदय सिंह ने। मोटा राजा उदय सिंह। उदय सिंह को मोटा राजा की उपाधि अकबर ने दी थी। इसका मतलब ये नहीं था वो मोटा ऐसे चालता था, ना ना ना। इनका नाम उदय सिंह था। इन्हें मोटा राजा की उपाधि दी गई क्योंकि इन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। मारवाड़ का पहला राजा जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की, मोटा राजा उदय सिंह। मारवाड़ चित्रकला में मुगल शैली का प्रभाव भी इन्हीं के समय है। और इन्हीं के बेटे ने किशनगढ़ में जाकर किशनगढ़ की स्थापना की थी। चलते आगे। गोगा नवमी कहा जाता है, गोगा जी का नाम आता है। बोलो गोगा जी महाराज की जय हो। गोगा जी महाराज। अब देखो, मंदिर कहां? गोगा मेड़ी। वाहन को क्या कहते हैं? गोगा बप्पा भी कहते हैं। और एक नाम जय से शुरू होता है, वो आप मुझे कमेंट करके बताना क्या है। हल व हाली को 9 गांठे बांधते हैं, उसे बोलते हैं गोगा राखड़ी। गोगा राखड़ी, ठीक है। गोगा राखड़ी। उसके अलावा अपने बात करते हैं गोगा मेड़ी, गोगा बप्पा, गोगा राखड़ी, या हम आज मेले की बात करते हैं तो गोगा नवमी, गोरखनाथ, गजनवी, गंगा सिंह, गोगा जी की ओलड़ी। तो देखो सबके अंदर पहला अक्षर क्या है? गोगा।
तो मंदिर कहाँ, गोगामेड़ी में। ये तो हो गया मंदिर, ये हो गया वाहन। तो नीली घोड़ी थी इनकी, उसे कहते थे नीली घोड़ी। ये हल व हाली को 9 गांठ बांधी जाती है, उसे कहा जाता है। गोगा नवमी ये मेला हो गया। गोरखनाथ ये गुरु हो गए। गजनवी इनके साथ युद्ध किया। गंगा सिंह ने मंदिर बनवाया। वर्तमान मंदिर जो है वो बनवाया, वर्तमान मंदिर बनवाया, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक ने भी मंदिर बनवाया था। गोगा जी की ऑलरेडी कहां पर है, सांचौर में है, किलोरियों की ढाणी। तो यहां पर आएगा भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को थारो के जवाब आयो सी। शुक्ल पक्ष में तो राधा अष्टमी आवे है भाया, कौन कह रहे, कहा नहीं जाता क्या, यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। तो काला पक्ष कृष्ण पक्ष वाला ही आता है। समझ में आई था बात, नहीं आई क्या? फटाफट क्लास में जवाब तेज कीजिएगा, स्पीड नहीं आ रही आप लोगों की। हाँ अभी तक देख रहा हूं मैं बहुत कम स्पीड आ रही है, कल से भी कम है, जल्दी बताओ। दूसरा प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है, इतना आसान प्रश्न है कि देखते रह जाओगे आप लोग। जग मंदिर कहां है? एक थंबिया महल डूंगरपुर, निहाल टावर। एक प्रश्न आता है मन निहाल कर दोगा थे, अगर थे पेपर में पास हो जाओगा तो। देखो आपने नाम सुना होगा मोर ध्वज। मोर ध्वज किस चित्रकार को कहते थे? तो चित्रकार का नाम था निहाल चंद। चित्रकार, उसे क्या कहा गया है? मोर ध्वज कहा जाता है। कुछ चीजें हैं जैसे मैं आपको बताऊं, हड़ कपड़े पर, पाना कागज पर, पिछवाई दीवार पर, पेचवर्क सॉरी सांझी गोबर पर, वसली कागज पर कागज, पेचवर्क कपड़े पर कपड़ा। अब ये सब आपको जानने के लिए देखना होगा अगला वीडियो। चलो बात करते हैं सामोद महल जो है जयपुर के अंदर किस जगह पर है। ये सामोद महल चोमू, चोमू, यहां फिल्मों की शूटिंग होती है। निहाल टावर धौलपुर अष्ट धातु से बना है, अष्ट धातु से बना है। एक थंबिया महल ये हो गया। जग मंदिर उदयपुर में हो गया। तो आपका पहले का 3, दूसरे का 1, तीसरे का 4। कितना आसान प्रश्न है, ये तो थे फटाफट करे होगा। अब वो पर रोज रोज कौन आया भैया। बादल विलास महल, लालगढ़ महल, जूना महल, फूल सागर महल आपको याद रखना है। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि इनमें से प्रश्न पूछा है सुमेलित नहीं है, पहले की तरह मत कर देना, सुमेलित करना है, ठीक है। ऐसे कई महल आते हैं। एक बार पूछा गया था माल जी का कमरा, बहुत फेमस प्रश्न है माल जी का कमरा। अब अपने को लगता है कि माल जी का कमरा पूछ लिया, अरे कमरों को नहीं, मोटी सारी हवेली है। अरे माल जी को कमरों खट है भाया चूरू में। ऐसे ही पूछा गया एक बार हवेली, पंसारी की हवेली। अब पंसारी की तो दुकान हुए है ना, तो पंसारी की हवेली भी होगा गुरुजी। हाँ श्री माधोपुर में है। मैं तो एक बार देख भी गया, मन तो मिली को नहीं भाई, ठीक है। तो ये होगी श्री माधोपुर में। ऐसे प्रश्न जो बार बार एग्जाम में आ चुके हैं, जैसे दानचंद चोपड़ा की हवेली, दानचंद चोपड़ा की हवेली। तो दानचंद चोपड़ा की हवेली कहां है? सुजानगढ़ में, सुजानगढ़ में। इस प्रश्न का सही जवाब कौन दे रहा है? सी, जूना महल तो डूंगरपुर में है। इसमें तो कतई ही कोई गुंजाइश नहीं है। सुमित योगी बहुत कूटूंगा भैया। सी तो बिल्कुल सही है, ये लो, इसको कोई गलत नहीं कर सकता, मैंने कह दिया। जूना महल डूंगरपुर में है, ठीक है ना। जूनागढ़ बीकानेर में है। कभी पूछा जाए ना जूनागढ़ ये बीकानेर में है, ये तो सही है। अब बताओ इनके अलावा कौन सा गलत है?
लालगढ़ महल भी बीकानेर में है, ये भी सही है। अभी तक राजकुमार गुजर, अनूप बहुत बढ़िया बता रहे हैं, शाबाश। अर्जुन गुजर को भी बढ़िया। एसके झुंझुनू, शाबाश भाया। फूल सागर, अरे फूल और सागर, रानी ने फूल दे श्या, रानी खटे है बूंदी में 84 रुपए किलो वाली बात याद आ जाएगी ना। तो फूल सागर बूंदी, फूल सागर बूंदी। बादल विलास जैसलमेर। तो डी ऑप्शन जो है वो सही है। नेक्स्ट है काठ का रेन बसेरा, जो है वो लखनऊ में लगी एक प्रदर्शनी से इसको लेकर आए थे। झाला राजेंद्र सिंह जो थे वो लेकर आए थे। अब झाला मैंने बता ही दिया है तो उत्तर गलत हो गए नहीं, फटाफट सबका सही आ गया, झालावाड़। लेकिन यहां से एक प्रश्न आता है, क्या प्रश्न आता है? इसे कहते हैं विरासत का शहर। क्या कहते हैं जीवड़ा? विरासत का शहर कहा जाता है, विरासत का शहर कहा जाता है झालावाड़ को। और झालावाड़ जो है यह 1838 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा बसाई गई नवीन रियासत, नवीन रियासत झाला मदन सिंह के समय। यानी जब आप एकीकरण का टॉपिक पढ़ोगे तो क्या लिखा आएगा? अंग्रेजों के समय बसाई गई सबसे नवीन रियासत कौन सी है? तो थारो उत्तरों से झालावाड़। लेकिन मैं थाने एक बात बता दूं, प्रश्न आ जाए राजस्थान का सबसे अंतिम प्रजा मंडल कौन सा है? तो झालावाड़ ही है। हाँ लिख लीजिए इन्हें, राजस्थान का अंतिम प्रजा मंडल वो कौन सा है? झालावाड़ था। और झालावाड़ जो है वो 1946 में। और पूछा गया था मकबूल आलम, नहीं याद क्या है? याद कर लेना कहां पर है मकबूल आलम, तनसुखलाल मित्तल, मांगीलाल भव्य, अलग अलग नाम आते हैं, ये एग्जाम में पूछे गए। 13 ताली नृत्य में पुरुषों द्वारा किस वाद्य यंत्र का प्रयोग? इतना आसान प्रश्न, और हमारी क्लास में बैठे टाबरान पूछोगा कोई, अब भी बता देगा। देखो जल्दी से बताओ भाई, सब बताओ। 13 ताली, 13 ताली, देखो इसमें लिखा हुआ है रहते रामदेव जी, रहते रामदेव जी के मेले में ये नृत्य किया जाता है, पहला। फिर उसके बाद में लिखा है 13, तो 13 मंजीरे होते हैं, 13 तो मंजीरे, 13 मंजीरा, ठीक। उसके बाद हमारे पास में ता से तानपुरा, ता से तानपुरा, तो तानपुरा है क्या इनमें? बिल्कुल है। तानपुरा के साथ में तानपुरा है तो चौतारा है, ठीक है, चौतारा है, तंदूरा है, ये सारे पुरुषों के द्वारा होते हैं। बी किसने बताया है क्या? अर्जुन गुजर। एक ही है सिपाही सेनाई, सेनाई तो एक दिन ही बाजी ही, और इतनी जोर की बाजी पूरा राजस्थान को नहीं पूरा भारत में ही बाजी। दुल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, वो गीत हर व्यायाम चाले। तो बस सेनाई सबसे जोरदार ही। सेनाई वादक पूछा जाए, बिस्मिल्लाह खां कौन थे? बिस्मिल्लाह खां, जिनको भारत रत्न मिला था। इतनी बढ़िया सेनाई बजाता बे। बताओ नृत्य, मछली, शिकार, चक्री, मावलिया, बताओ बताइएगा। मछली, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, ऐसा ही नृत्य है। मछली, यहां पर एक लड़की जो है वो नृत्य करती है। ये जल देवता की, जल देवता की प्रेम कहानी पर आधारित है, प्रेम कहानी पर आधारित है। जल देवता की प्रेम कहानी पर आधारित। हाँ, अरे मछली, मछली बंजारा, अरे बाड़मेर जैसलमेर में होता है। इसमें क्या होता है, एक लड़की डांस करती है, वो चांद को अपना प्रीतम मान लेती है, और जब तक नाचती रहती है जब तक उससे मिलन ना हो जाए। तो खुशी के साथ भी आज तो वो हमारे चांद जो प्रीतम है उनसे मुलाकात होगी, लेकिन वो नाचती नाचती थक जाती है, चांद तो मिले को नहीं, क्योंकि इसरो से पूछो कितना खर्चा आता है चांद पर जाने का, ऐसे थोड़ी मिल जाएगा चांद। तो यहां पर जो है वह थक कर हार जाती है। तो वह नृत्य बताओ जो खुशी से शुरू हुआ। मछली, मछली को देखते हैं तो खुशी होती है, बाहर निकालते हैं तो दुख होता है, सेम वैसा ही ये नृत्य है। चक्री, चक्री होता है अविवाहित महिला द्वारा
अपने प्रीतम से श्रृंगार का सामान मंगवाना। अब मैं ये कह दूं आप लोगों को कि जो अरे महिला है वो अपने प्रीतम से श्रृंगार का सामान मंगवाती है, तो अपने ये भी कह सकते हैं कि बॉयफ्रेंड से सामान मंगवाना, सीधा सीधा याद हो सकता है। हाड़ौती के अंदर है, कंजर जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। आपराधिक जनजाति कंजर है, सबसे शर्मिली जनजाति सहरिया है। ठीक है, मावलिया, मावलिया माता की आराधना, मां से माता की आराधना में, माता दुर्गा की आराधना में, आराधना में देखो यहां लिखा है मां मावलिया। ऐसे एक नृत्य आता है इंद्र, इंद्रपरी, यह भी शहरियों का है। इंद्रपरी किनका है? शहरियों का, शहरियों का। तो इंद्र माने लड़का, परी माने लड़की, पुरुष लड़की बन गया, यानी पुरुष जो है महिलाओं के कपड़े पहनकर डांस करते हैं तो इंद्रपरी होगा, याद हो जाएगा। तो शिकार भी इन्हीं का है। तो 1 का 4 इसी में है, इसी में है। 2 का 3 इसमें भी है, फिर 3 का 2 इसमें है, फिर ये आपके सामने उत्तर हो गया, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। ओ हो, इतना आसान प्रश्न है। इंद्रपरी शहर में रहती है, वाह क्या बात है, गुड, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, जल्दी जवाब दो। इधर गई आपकी क्लास? हाँ बिल्कुल, अभी भी 550 नहीं, 700 की बात हो रही है, आज निकाल क्लास में कौन आऊंगा। बिल्कुल, चलो, नमस्ते नमस्ते। हाँ, इसका उत्तर हो गया टूटियो। क्या है? सी, सबका सही है। ये हैरत अंगेज कारनामा हुआ है, जब ब्याह हुआ है ना, आपा तो चलना बारात के माइन, आपा सोच कर चलना भाई आगे चलना, बढ़िया नया कपड़ा पहन, और इधर से महिलाएं जो करतब करती है, माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक कमेंट आज इन पर भी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कोलायत में कब भरता है? कपिल मुनि का मेला कोलायत में कब भरता है? आपको पता है कोलायत कहाँ है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कोलायत बीकानेर में है। दूसरा, कपिल मुनि जो है यह सांख्य दर्शन के प्रणेता है, सांख्य दर्शन के प्रणेता है, यह आपको याद रखना है। अब कपिल मुनि का मेला कोलायत बीकानेर में भरता है, और कब भरता है? कैसे कपिल मुनि, कैसे कार्तिक पूर्णिमा। अब मैंने ये कई बार बताया है कि कार्तिक पूर्णिमा को ऐसे हल्के में नहीं लेना। कार्तिक पूर्णिमा को देखो क्या क्या मेले भरते हैं, और ये एग्जाम में आरएस में भी पूछा गया था, जो आगे बताऊंगा। कपिल मुनि का मेला, और जो आरएस 2023 में आया था वो ये था चंद्रभागा पशु मेला, चंद्रभागा पशु मेला, पुष्कर मेला, साहवा गुरुद्वारा मेला, गुरु नानक जयंती, अब बताओ, ये सारे के सारे कार्तिक पूर्णिमा के, तो याद कर लेना, ठीक है। निम्न में से जीवाणु जनित रोग नहीं है, साइंस, जीवाणु जनित रोग नहीं है, यानी प्लेग, न्यूमोनिया, हैजा, पोलियो, इनमें से एक ऐसा है जो जीवाणु जनित रोग नहीं है, आपको बताना है। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, पंडित का टीका तो न्यू है, क्या है ये याद करो, पंडित का टीका तो न्यू है। अब देखो, ए जी ओ जी लो जी सुनो जी, मैं हूं मन मोजी, हे जा, याद हो जाएगा आपको, ठीक है। पैसे प्लेग, डी से डिप्थीरिया, तैसे तपेदिक, तपेदिक जिसे आप कहते हैं टिब्बी, कैसे काली खांसी, काली खांसी, टी से टिटनेस, कैसे कुष्ठ, न्यू से न्यूमोनिया, करते हो तुम कैसे, तो आप भी देख लो,
फटाफट आपका उत्तर क्या है? डी डी डी। वाह भाई वाह, क्या प्रश्न का जवाब आया है। पोलियो टीके की खोज किसने की थी, ये आपको मुझे बताना है। अब जो टिटनेस होता है इसे क्या कहते हैं? इसे धनुष धनुष टंकार भी कहते हैं, धनुष टंकार भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। एक आपसे पूछा जाए काली खांसी क्या होती है, इसे कहा जाता है काली खांसी को जो है आप क्या कहोगे? कुछ नहीं कहेंगे, ठीक, इसको तो कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है, क्या? प्लेग। प्लेग को कहा जाता है काली मौत, ब्लैक डेथ। क्या कहा जाता है? ब्लैक डेथ। ओ माय गॉड, ये चूहों की बीमारी जो है चूहों के कारण फैलता है, चूहों के कारण फैलता है। और प्लेग की बीमारी ऐसी है जिसका कोई इलाज नहीं है। क्योंकि मुझे याद है वो दिन, भाइयों और बहनों, मैं तुम्हें बताना चाहूंगा, जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में, तब कांग्रेस का पहला अधिवेशन पूना महाराष्ट्र में तय हुआ था। लेकिन वहां पर प्लेग फैल गया। प्लेग फैल गया तो वो अधिवेशन बंबई में करना पड़ा। कोई उपचार, कोई निदान, कुछ नहीं है। अब आपसे पूछा जाए डिप्थीरिया, डिप्थीरिया को गल घोंटू भी कहा जाता है, डिप्थीरिया को गल घोंटू भी कहा जाता है। यह दूषित जल से होता है, दूषित जल हो सकता है, दूध हो सकता है, उससे यह फैलता है। यह आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके सामने। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है? अभी हमने जीवाणु की बात की थी, अब आप बताओ जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है? आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है। हाँ, मैं आपको बताऊं, एक होता है वायरस जनित रोग, विषाणु जो होता है, विषाणु के जनक। तो यहां से 5 प्रश्न इंपॉर्टेंट बताऊंगा। जैसे आपसे कोई पूछ ले, रॉबर्ट हुक, कोशिका की खोज, कोशिका की खोज। यहां पर पूछ रहे रॉबर्ट ब्राउन, केंद्रक की खोज। चलो 2 ऑप्शन आपके सामने रखता हूं, अभी तो उत्तर बता दो। हाँ ठीक है, अब इसका उत्तर देखो, इसका है ए वानो विस्की। विस्की वायरस जनित रोग। वायरस जनित रोग कौन कौन से हैं आपके पास में? रेबीज है, चेचक है, डेंगू है, एड्स है, ठीक है, कोविड, कोविड 19 जो है उसको भी अपने इसी के अंदर जोड़ेंगे, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। छोटी माता है, पोलियो है, हेपेटाइटिस है। अब यहां पर आपका उत्तर आया एंटोनी वॉन न्यूवेनहोक। तो अरस्तु कौन है? जीव विज्ञान के जनक है। जीव विज्ञान के जनक जो हैं वो कौन है? अरस्तु है, आपको याद रखना है। अब क्या है कि एक बार एग्जाम में पूछा गया, 3 प्रश्न आते हैं। क्या प्रश्न आते हैं? इंपॉर्टेंट है तीनों के तीनों। जो चीज आपको बता दी वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। स्वाइन फ्लू होता है जी, होता है। बर्ड फ्लू होता है जी, होता है। और एक होता है आई फ्लू, आई फ्लू। ये इलू इलू, ये आई फ्लू। ये आंख जो ज्यादा वो कहने नैन मटकन करे बाका हुआ है, इसमें क्या याद रखना है? देखो, H1N1, H5N1, H7N1, ये है रोग के कारक, रोग कारक। अब इससे स्वाइन फ्लू से क्या प्रभावित होता है? श्वसन तंत्र, अंग जो प्रभावित होता है, इससे भी श्वसन तंत्र, इससे आंख। तो स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, आई फ्लू पूछा जा चुका है। आपसे वायरस जनित रोग पूछे तो आपको नाम बताने हैं।
रेबीज है, चेचक है, एड्स है, हेपेटाइटिस है, कोविड-19 है, पोलियो है, ठीक है, ये सारे डेंगू वगैरह जो आपको मैंने लिखाए हैं। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा, कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है? कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है? तो आपके सामने है राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कोय, तारक कोय। तारक कोय केवल जो है, जो होता है वो किसमें होता है? ये केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, ठीक है, किसमें पाया जाता है? ये तारक कोय केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। अब इसकी खोज जो हुई थी, खोज की गई थी 1888 ईस्वी में टी बावेरी द्वारा। टी बावेरी द्वारा, किसके द्वारा की गई थी? टी बावेरी द्वारा। अब एक आता है ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है? जिसे कोशिकांगों की मां कहा जाता है, या कोशिका की यातायात पुलिस कहा जाता है। तब आपके सामने एक प्रश्न आएगा, गोल्जी कोय कोशिकांगों की मां कहते हैं, या फिर इसे ट्रैफिक पुलिस के नाम से भी जाना जाता है, कोशिका की यातायात पुलिस के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? कोशिका की यातायात पुलिस के नाम से जाना जाता है, कोशिका की यातायात पुलिस। तो थारो प्रसंग को जो आप किया रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी सब बता दिया यार, थे तो बहुत होशियार हो, बहुत ज्यादा याद है तो, ठीक है। एक प्रश्न आता है, राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री कह सकते हो, प्रोटीन का कारखाना कह सकते हो, आपको याद रखना है, ठीक है। प्रोटीन की फैक्ट्री कह दो या कारखाना कह दो। माइटोकॉन्ड्रिया, इसकी खोज किसने की? खोज की थी कोलिकर ने, कोलिकर ने। और आपका सही जवाब है, जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया बताया है उन सब का बिल्कुल सही जवाब है। अब राइबोसोम जो लिखा है, ये प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। किसमें भाग लेता है? प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। तो नेक्स्ट प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर यह रहा, किस धातु के कारण तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है जिससे प्लम्बिज्म और स्टार्निज्म रोग हो जाता है? वो कौन सी धातु है जिससे तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है? अब मैं आपको यहां बताऊं, पारा, सीसा, प्लेटिनम, यूरेनियम, आपको बताना है। पारा, जिसे हम मरकरी भी कहते हैं, क्या कहते हैं? पारा, मरकरी। क्या पारा जो है इसका रंग कैसा होता है? ठीक है, इसका एस्क पूछा जा सकता है, तो इसका एस्क जो होता है वो होता है सिनेबार। इसका एस्क कैसा होता है? सिनेबार। इसे आप कभी भी लोहे में नहीं रख सकते, पारे को लोहे के पात्र में नहीं रखना चाहिए। चांदी जैसा सफेद होता है। पारा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। पारा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। लोहे के पात्र में नहीं रख सकते। या फिर आपसे पूछा जाए, चांदी जैसा सफेद कैसा होता है? चांदी जैसा सफेद होता है, पारा, मरकरी कहा जाता है। आप लोग जानते हैं यूरेनियम जो है एक दुर्लभ तत्व है, सर्वाधिक झारखंड में होता है, चमकदार इसका रंग होता है। यूरेनियम जो है चमकदार रंग, चमकदार रंग, दुर्लभ तत्व है, सर्वाधिक झारखंड राज्य में, झारखंड राज्य में। और प्लेटिनम जो है वो कठोर धातु होती है। प्लेटिनम क्या है? कठोर धातु है। अब बताइएगा आपका जवाब क्या था? आपका जवाब था सीसा। रितेश डामोर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शाहिद खान, गुड, शाबाश। तो आपका उत्तर है सीसा। सीसा जिसका एस्क
क्या कहलाता है? राजस्थान में सीसा जस्ता की खान, जावर, देबारी, याद कर लीजिए, सारा प्रश्न था रही काम का है। ठीक है, राणा लाखा के समय खोज हुई थी। निम्न में से कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक होती है? आप सभी जानते हैं, एक होती है धातु, एक होती है उपधातु और एक होती है अधातु। सबसे पहले जब हम इनका जो डायग्राम होता है ना, उस डायग्राम में हम इस प्रकार से एक जो है सारणी बनी होती है। इस सारणी में हम देखते हैं इधर जो भी नाम आते हैं वो धातु के होते हैं। फिर क्या है, इस प्रकार से ये एक बीच में उपधातु आती है, ठीक है, मेटल। और इधर जो है ये होती है अधातु। क्या होती है? अधातु। तो इनमें से कौन सी धातु तो विद्युत की सुचालक होती है? आपके पास में उत्तर है। देखो, आपसे पूछा जाए कार्बन, आपसे पूछा जाए फास्फोरस, सल्फर, आयोडीन, ये सब किसके अंदर आते हैं? ये अधातु के अंदर आते हैं। मैं आपको यहां पर वो सारी चीज बताऊंगा। ये आपकी बात सही है, ग्रेफाइट कार्बन की मात्रा होती है। एक जो पेंसिल होती है, पेंसिल, उसमें जो काला काला जो पदार्थ होता है उसे क्या कहते हैं? वो किससे बनी होती है? आप बता सकते हैं क्या मुझे? चलो मैं आपको चित्र बताता हूं एक। देखो इधर, ये इस प्रकार से मेटल, ठीक है, मेटल माने धातु, मेटोलाइट माने उपधातु, और नॉन मेटल इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अधातु, अधातु। ठीक है, अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है धातु में क्या नाम आता है? धातु में मैं आपसे नाम ले दूं सोडियम, ठीक है, सोडियम आता है, मैग्नीशियम आता है। धातु जो होती है विद्युत की सुचालक होती है। विद्युत की क्या होती है? सुचालक। आपसे प्रश्न पूछा जाए धातु क्या होती है? विद्युत की सुचालक। और अधातु क्या होती है? विद्युत की सुचालक। अब इसके अंदर जो है आपसे पूछ ले कोई उपधातु कौन सी है? जो ये वाला डायग्राम देख रहे हैं जीवड़ा आप, ये ठीक है ना, ये वाला, ये क्या है? ये उपधातु है। ये क्या है? ये उपधातु है, जो आपसे पूछा जा सकता है कभी भी एग्जाम में। तो आपको याद रखना है कि बी का मतलब क्या होता है? बोरोन होता है। क्या होता है? बोरोन होता है। एस आई का मतलब सिलिकॉन होता है। क्या होता है? सिलिकॉन होता है। जीई का मतलब होता है जर्मेनियम। क्या होता है? जर्मेनियम। एएस का मतलब होता है ऑर्सेनिक। क्या होता है? ऑर्सेनिक। एस बी का मतलब स्टीबा। एस बी का मतलब स्टीबा। टीई का मतलब टेल्यूरियम। टेल्यूरियम। पीओ का मतलब जो है पोलोनियम। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, पोलोनियम तक आपको याद रखना है। तो एस बी का मतलब क्या होता है? स्टीबा होता है। ये आपको याद करना है। तो धातु अधातु हमने पढ़ ली है। ग्रेफाइट यहां पर आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। निम्न में से कोयले का प्रकार नहीं है। कोयला जो है इसके 4 प्रकार होते हैं, लोहा जो है उसके 2 प्रकार होते हैं। अब आपको बताना है यहां पर कौन सा कोयला जो है उसका प्रकार नहीं है। क्या है? कोयला। कोयला के 4 प्रकार। और इधर मैं कहूं लोहे के 2 प्रकार। तो थारो प्रश्न को जवाब किया रे दी प्रियंका शर्मा, रनीश, दुर्गा, पूनम चौधरी, बहुत बढ़िया, शाबाश, गुड। इसी प्रकार आप जवाब दो, शाबाश, बहुत बढ़िया। पिटवा कोयला, क्योंकि पिटवा कभी कोयला होता ही नहीं। लोहा जो है इसके 2 प्रकार है, एक होता है ढलवा और एक हमारे पास में होता है पिटवा। तो फिर कोयले के प्रकार कौन कौन से हैं? कोयले में पीट होता है, लिग्नाइट होता है, बिटुमिन्स होता है, एंथ्रेसाइट होता है। एंथ्रेसाइट या एंथ्रासाइट जिसको बोलते हैं। इसमें 87% कार्बन, इसमें 73 से 83% कार्बन, इसमें 60% कार्बन। पीट सबसे घटिया किस्म का होता है, 40% कार्बन। सर्वाधिक उपलब्ध बिटुमिन्स, सर्वाधिक उपलब्ध एक सभ्यता है जिसका नाम है मोहनजोदड़ो सभ्यता। कौन सी है? मोहनजोदड़ो सभ्यता जो है वो आपको याद करनी है।
मोहनजोदड़ो सभ्यता में, मोहनजोदड़ो सभ्यता, इस मोहनजोदड़ो सभ्यता में विशाल स्नानागार मिला है। विशाल ग्रेट बाथ जिसे कहा जाता है, स्नानागार जिसे ग्रेट बाथ कहा जाता है, ये जो विशाल स्नानागार है जीवड़ा, ये 39 फीट लंबा है। कैसा है? 39 फीट लंबा है, 23 फीट चौड़ा है, 8 फीट गहरा है। इस स्नानागार में उत्तर की ओर और दक्षिण की ओर सीढ़ियां हैं। इसके सामने जो है मकान बने हैं, साइड में बरामदे बने हैं। इसकी जो परत है ना, ये नीचे वाली जमीन की जो परत, इस पर भी बिटुमिन्स का लेप मिला है, बिटुमिन्स का लेप मिला है। तो सर्वाधिक जो है उपलब्ध बिटुमिन्स है, सर्वाधिक गुणवत्ता वाला है एंथ्रेसाइट, सर्वाधिक गुणवत्ता किसमें है? एंथ्रेसाइट में है। तो ये आपको याद करना है। नेक्स्ट पर्सन ये रहा मोबाइल स्क्रीन पर। अभी भी अगर आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो मैं थार सुन राजो जैसू देखूं देखा कितना जना हो, अभी भी थे 600 जना हो। देखो थार खातर मन साइंस पढ़ानो पड़ रही है। हाँ नहीं मैं तो आलसी आदमी, पानी भी है नहीं तकरी पीऊं। प्रश्न है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, वायुमंडल में पाई जाने वाली सर्वाधिक मात्रा में। ये प्रश्न आसान हो सकता है लेकिन इनके साथ जो व्याख्या बता रहा हूं ना, बस आपको उसी के लिए लाइव आना है। बाकी तो आप पीडीएफ टेलीग्राम आशु जी के ट्रिक से प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां पर देखो आपके सामने लिखा है हाइड्रोजन गैस, H2 जिसे कहते हैं सबसे हल्की गैस है। क्या कहते हैं इसे? H2 सबसे हल्की गैस है और इसे क्या कहा जाता है? भविष्य का ईंधन कहा जाता है। क्या कहते हैं? भविष्य का ईंधन जो है वो इसे कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। एक सबसे जो है एग्जाम में बहुत बार आपके सामने भी पूछी गई होगी, जैसे आपको पता होगा गुब्बारों में, जल्दी से कमेंट करके बताओ कौन बताएगा। गुब्बारों में और वायुयान के टायरों में, गुब्बारों में और वायुयान के टायरों में, तो वायुयान के टायरों में और गुब्बारों में कौन सी गैस होती है जो आपको बतानी है, जो अपने पढ़ सकते हैं कि वो भी जो है हल्की और निष्क्रिय गैस होती है। आपका उत्तर ये तो आ गया 78% नाइट्रोजन, ये तो लो बता दिया। अब बताओ आगे किसकी बात करें? ठीक है, इसके अंदर बात करते हैं अपने हीलियम। हीलियम गैस जो है यह भी हल्की व निष्क्रिय गैस होती है। एक आता है पुलिस के द्वारा जब लाठी चार्ज हो जाता है तब वो कौन सी गैस के गोले छोड़ते हैं? जल्दी से बताओगे। बल्ब तथा ट्यूबलाइट में ऑर्गन गैस होती है। कौन सी होती है? बल्ब तथा ट्यूब लाइट में कौन सी गैस होती है भाई? ऑर्गन गैस। तो अपने इसको याद रखना है, बल्ब व ट्यूबलाइट में ऑर्गन गैस होती है और पुलिस द्वारा लाठी चार्ज में या भीड़ नियंत्रण में अश्रु गैस छोड़ी जाती है। ठीक है, पुलिस द्वारा लाठीचार्ज में, भीड़ नियंत्रण में अश्रु गैस छोड़ी जाती है। एक हमसे एग्जाम में यह भी पूछी गई है कि जो हास्य गैस है, हंसाने वाली गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड। क्या है? हंसाने वाली गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। हंसाने वाली गैस है, उसका नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है हंसाने वाली गैस है। ऑक्सीजन जो हम आज जिसके कारण हम जिंदा हैं वो आपको याद करनी है। ठीक है, वो कौन सी है? हाँ बिल्कुल, लाफिंग गैस बोलते हैं क्या? रेखा चौधरी, बिल्कुल लाफिंग, जो था ठीक लगे वो एक बात है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से असंगत है मतलब यहां पर आपको बताना है कि जो आयरन 59, जैसे यहां लिखा है आयरन 59, आयोडीन 131, कोबाल्ट 60, इनमें से आपको यह बताना है कि कौन सी एक बात है जो कि
यहां पर गलत दी गई है, बताइएगा। आपका चैंपियन बीएसटी में 405 लेकर, बिल्कुल बहुत बढ़िया, शाबाश। अभी जीके के प्रश्न आने वाले हैं। क्लास को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया। कल क्लास में जो लाइक शेयर ज्यादा थे, आज थे जीवड़ा दो को कर रहा हो, कोई बात को नहीं। रेडियोथेरेपी, रेडियोथेरेपी से भी कैंसर का इलाज होता है। इसका इलाज होता है, कैंसर का इलाज होता है। बाकी ये सब चीजें सही है। डी बिल्कुल, गर्ग, सुमित्रा, राकेश मीणा, वीरेंद्र पाल, सुहानी मीणा, दिया दिया, सुनील भाटी, ठीक है, बहुत बढ़िया तनिष। राजस्थान राज्य का पूर्व पश्चिम व उत्तर दक्षिण देशांतरीय तथा अक्षांशीय विस्तार जो है वो कितना है, जल्दी से बताइएगा। राजस्थान का पूर्व पश्चिम व उत्तर दक्षिण, जल्दी से जवाब आ जाना चाहिए आप लोगों का, शाबाश। सी होगा, सी नहीं होगा। हाँ। देखो, ओ आपनो राजस्थान, और राजस्थान है। ये राजस्थान के अंदर थन याद रखना है कि उत्तर से दक्षिण 826 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम 869 किलोमीटर, कच्छ की खाड़ी से दूरी 225 किलोमीटर, अरब सागर से दूरी 400 किलोमीटर। क्या उत्तर है आप लोगों का? बी। अब देखो, राजस्थान उत्तरी अक्षांश पूछा जाए आपसे, अक्षांशीय विस्तार भी आता है, पूर्वी देशांतर भी आता है। 23-3 से 30-12 क्या आता है? 23-3 से 30-12 जो है वो आपको याद करना है। 555 का बीएचएम चला रहा है, क्या चला रहा है? 555 का। 23-3 से 30-12 तक अक्षांशीय विस्तार है, यानी उत्तरी अक्षांश है। अपने क्या पढ़ते हैं? दोनों चीज याद रहनी चाहिए, देशांतर भी पढ़ेंगे। 23 डिग्री 3 मिनट से आपसे पूछा जा सकता है 30-12 तक उत्तरी अक्षांश। अब आपसे पूछे कि हमारा जो है देशांतरीय विस्तार है वो पूर्वी देशांतर या पूछा जाए तो वो कितना बताओगे? 69-30 से 78-17 क्या बताओगे? 69-30 से 78-17 तक
देशांतरीय विस्तार, ठीक है। और इसका प्रश्न पूछा गया कि राज्य का पूर्व पश्चिम व उत्तर दक्षिण देशांतरीय तथा अक्षांशीय विस्तार, तो इसका उत्तर होगा बी। आपका प्रश्न जो है वो सही है। क्या कोई बता सकता है कि राजस्थान जो है वह महाद्वीप में यानी भारत जो है मानचित्र के अनुसार कौन सी दिशा में है? कोई बताएगा क्या जल्दी से? राजस्थान का सबसे पूर्वतम बिंदु कौन सा है? यह भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आसानी से आप बता सकते हैं। राजस्थान का सबसे पूर्वतम बिंदु कौन सा है? अब ये राजस्थान हमारा, इधर हमारे पास में गांव पड़ता है कोणा गांव, कटरा, सम, राजाखेड़ा, सिलान, बोरकुंड, कुशलगढ़, कोणागांव, हिंदू मलकोट। तो यहां पर हमसे पूछा क्या गया है? हमसे यह पूछा गया है कि पूर्वतम बिंदु कौन सा है। तो यहां पर सिलान गांव आया है तो वो पूर्वतम बिंदु हो जाएगा आपका। तो ये हो गया हमारा सिलान गांव पूर्वतम बिंदु। ये किस जिले में है? धौलपुर में। धौलपुर को सूर्य उदय व सूर्यास्त का शहर कहते हैं। सूर्य उदय व सूर्यास्त का शहर कहा जाता है, यह ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, वर्तमान राजस्थान के कितने जिले गुजरात के साथ सीमा बनाते हैं? गुजरात के साथ सीमा बनाते हैं। कितने जिले हैं जो गुजरात के साथ सीमा बनाते हैं? आपको याद करना है। अब आपसे कभी कभी ऐसा भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये हमारा जो राजस्थान है, ठीक है, इतना भी खराब मत बन रहे। अब इसमें हमने जो है ये उत्तर दक्षिण, ये पूर्व पश्चिम हो गई। अब ये पूछ ले कि यहां से ये लंबाई ये कितनी है, तो 850 किलोमीटर। और अगर ये पूछ ले तो 749 किलोमीटर। ठीक है, तो यहां पर आपका उत्तर क्या आ रहा है, जल्दी बताइएगा। डी, डी 6 बिल्कुल। बाड़मेर जो है वह आपको बताना है गुजरात के साथ जो है न्यूनतम सीमा बनाता है और क्षेत्रफल में बड़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? बाड़मेर। ये क्या बनाएगा? न्यूनतम सीमा, और एक बनाएगा क्षेत्रफल में बड़ा। अब इधर वाले जो याद हो, देखो पहले हम बाड़मेर के बाद में जालोर करते, बाड़मेर जालोर। अब पढ़ेंगे बाड़मेर सांचौर हांचौर। ठीक है, सांचौर, बाड़मेर जालोर, सिरोही पढ़ते थे, सांचौर सिरोही। ठीक है, सिरोही के बाद में उदयपुर, उदयपुर के बाद में डूंगरपुर, और डूंगरपुर के बाद में बांसवाड़ा। तो कितने हो गए? 3 और 3 6। तो आपको याद हो जाएगा यहां से कि कौन कौन सा जिला है। अब इनमें क्षेत्रफल में छोटा, क्षेत्रफल में छोटा अगर पूछा जाए तो डूंगरपुर आएगा। कौन सा आएगा? क्षेत्रफल में छोटा, और उदयपुर जो है वो सर्वाधिक सीमा बनाता है। राजस्थान के साथ सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? इससे अच्छा तो कोई प्रश्न हो ही नहीं सकता, क्योंकि चारों राज्य जो है हमारे से ये सॉरी जो भी स्टेट हमसे सीमा बनाते हैं वहां से भी एक प्रश्न बनता ही बनता है। अब ये आपको सभी को मालूम है, यहां पर है पंजाब। पंजाब सबसे कम लगाता है 89 किलोमीटर। यहां पर है एमपी, एमपी यानी मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर। अब यहां पर आपके सामने है यूपी, यूपी है 877। यहां है हरियाणा, हरियाणा है 1262। तो यहां गुजरात जो है वो कितनी सीमा बनाता है? आपसे पूछा है सबसे ज्यादा अंतर्राज्यीय सीमा वाला
सर्वाधिक तो मध्य प्रदेश हो गया। तो गुजरात बताओ भाई, यूपी 873 हो गया, तो गुजरात आपको बताना है, कमेंट करके बताओ। गुजरात 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 जल्दी बताओ। 784 होगा गुरुदेव जी, 749 नहीं, ठीक ठीक, 784 लिख दो भाई, ठीक। किसका बताओ आप? 1022, बिल्कुल सही बताया, 1022। अब हमसे प्रश्न आता है, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ जो है उसकी 1070, 4850 अंतरराज्यीय, स्थलीय सीमा 5920, ये आपको याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट, 17 मार्च 2023 को राम लुभाया समिति की सिफारिश पर कितने नवीन संभागों का गठन किया गया? यानी नवीन संभाग जो है उनका गठन किया गया था। आपको पता है, मैंने कल भी जिक्र किया था, हीरालाल शास्त्री ने एकीकरण के चौथे चरण में, आपको याद रखना है कि इन्होंने शुरुआत की थी, ठीक है। जोश थारो कम किया हो गया, पटवाड़ा गया के होशियार, ठीक है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि मोहनलाल सुखाड़िया ने 1962 में बंद कर दिया था, दोबारा उसे 1987 के अंदर हरदेव जोशी सरकार के द्वारा हरी झंडी दिखाई गई, आपको याद रखना है। इसको जो है कैबिनेट की मंजूरी मिली थी 4 अगस्त 2023 को, ठीक है। कैबिनेट मंजूरी 4 अगस्त 2023। तो ये तो आपका कभी गलत हो ही नहीं सकता कि इसमें 3 है जो कल बताए थे मैंने, बांसवाड़ा है, सिक्कर है और पाली है, ठीक है। अधिसूचना कब जारी हुई थी इसकी? अधिसूचना जो है वो जारी हुई थी 6 अगस्त 2023 को, इसकी अधिसूचना जारी हुई थी। और प्रभावी कब से हुई थी? 7 अगस्त से, प्रभावी 7 अगस्त 2023। राजस्थान के कौन से जिले अंतरराष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाते हैं? यानी कौन सा जिला है जो अंतरराष्ट्रीय भी सीमा बनाता है और अंतर्राज्यीय भी सीमा बनाता है, आपको बताना है कि 2 जिले हैं ऐसे, ठीक है। तो यहां पर हम बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा की, यानी मैं बात करूं कि ऐसे 2 जिले जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं, तो पाकिस्तान के साथ सीमा अंतरराष्ट्रीय वाली बात करें तो गंगानगर तो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता ही बनाता है, ठीक है। और दूसरा जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है वो है हमारे पास बाड़मेर। अब ये तो होगी अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात। अब अंतरराज्यीय वाले जिले कौन से हैं? तो गंगानगर में पंजाबी बोली जाती है जिसे लहंदा बोली कहा जाता है, ये हो गया पंजाब। और बाड़मेर के साथ अभी बात करके गए कि गुजरात सीमा बनाता है, और बाड़मेर जो है वो न्यूनतम सीमा गुजरात के साथ बनाता है। क्षेत्रफल में जो है सबसे बड़ा जिला गुजरात के साथ कौन सा है, वो आपको याद हो जाएगा, ये बाड़मेर। राजस्थान के कौन से भौतिक भाग का उद्भव सबसे बाद में हुआ था? कौन सा भौतिक भाग जो है उसका उद्भव जो है वो सबसे बाद में हुआ था, आपको याद रखना है। पूछा भी जा सकता है दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, जिसे क्रीटेशियस काल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रीटेशियस काल भी कहा जाता है। तो सबसे बाद में इसमें आने वाला कौन सा है जो सबसे बाद में आया था, वो आपको बताना है, ठीक है। सबसे पहले आया था अरावली पर्वतीय प्रदेश, फिर आया था दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, फिर आया था पूर्वी मैदानी भाग, फिर आया था पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो है सबसे बाद में, जो है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश सबसे बाद में आया था, ठीक है। पूर्वी मैदानी भाग को भी नाम दिया जाता है प्लेस्टिनो काल, प्लेस्टिनो काल, कुछ इस प्रकार से नाम दिया जाता है। अरावली पर्वतीय प्रदेश जो है सबसे पहले विकसित हुआ था, प्री कैम्ब्रियन काल कहलाता है। क्या कहलाता है? प्री कैम्ब्रियन काल, सबसे पहले, सबसे बाद में। कोई बताएंगे क्या पूर्वी मैदानी भाग को क्या कहते हैं? प्लेस्टोसिन, ठीक है, प्लेस्टोसिन। रेखा चौधरी जी धन्यवाद आपका, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा, भोमट के पठार का विस्तार निम्न में से किस जिले में नहीं है? भोमट के
पठार का विस्तार निम्न में से प्लेस्टोसिन, हाँ वो नाम की बात कौन है, राहुल जयपुर, ठीक है, थैंक यू। अब एक प्रश्न आता है, क्रास का पठार कहां पर है? तो उत्तर आएगा क्रास का पठार अलवर में है। भोमट, भोमट भीलों का निवास स्थान भी है। भोमट, भोमट भीलों का निवास स्थान भी है। और आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, भोमट भीलों का निवास स्थान है, ऐसे ही आता है राजस्थान के अंदर उड़िया का पठार, सबसे ऊंचा पठार, एग्जाम में पूछा गया, उड़िया का पठार सबसे ऊंचा पठार 1360 मीटर। एक प्रश्न क्या आता है, ऊपरमाल का पठार बिजोलिया से, बिजोलिया से भैंसरोडगढ़ के मध्य। तो ऊपरमाल का पठार जो है वो आ गया, उड़िया का पठार है वो हमारे पास आ गया। तो भोमट का विस्तार निम्न में से किस जिले में नहीं है? तो वो आ गया बांसवाड़ा में नहीं है। उदयपुर, डूंगरपुर, सिरोही जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है वहां पर भी ये पठार है। अब एक आ जाता है भोमट क्षेत्र, ठीक है, तो आपको बताना है, सॉरी भोमट क्या, भोराट का पठार, ठीक है, भोराट का पठार बताना है जो गोगुंदा से कुंभलगढ़ के मध्य आता है। भोराट का पठार ये है गोगुंदा से कुंभलगढ़। तो गोगुंदा उदयपुर में है और कुंभलगढ़ जो है वो कहां पर है, राजसमंद के अंदर है, आपको याद रखना है। आपसे पूछा जाए लसाड़िया का पठार सलूम्बर जिले के अंदर, यहां पर एक पंथ भी है भीलों का, उंदरिया पंथ जिसे कहा जाता है, क्या पूछा जा सकता है? लसाड़िया पठार, लसाड़िया पठार जो है उसको कैसे याद रखोगे? सलूम्बर जिले में जयसमंद झील के पास कटा फटा क्षेत्र। और एक एग्जाम में पूछा गया भाकर, सिरोही की, सिरोही की त्रू ढाल वाली पहाड़ियां, ये इंपोर्टेंट प्रश्न है, इंपोर्टेंट है, याद रख लेना। राजस्थान के किस क्षेत्र में अनुप्रस्थ बालुका स्तूप मिलते हैं? राजस्थान के किस क्षेत्र में अनुप्रस्थ बालुका स्तूप मिलते हैं? नीम का थाना, पुंगल, बीकानेर, डीडवाना बताना है, ठीक है, हाँ बिल्कुल। जो हवा के समकोण पर बनने वाले बालुका स्तूप होते हैं, हवा के समकोण पर, तो यहां पर आपका उत्तर जो है वो आ रहा है बी, पुंगल, बीकानेर, बिल्कुल ठीक है। बीकानेर के अंदर भी है, रावतसर हनुमानगढ़ में है, सरदार शेर चूरू के अंदर है। जो आपके पास में अनुप्रस्थ बालुका स्तूप की बात आती है तो आप उसी प्रकार इनके नाम लिख सकते हैं, रावतसर, सरदार शहर और सूरतगढ़, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट ये रहा, बिजोलिया किसान आंदोलन के तीसरे चरण का नेतृत्व किसने किया? तीसरा चरण, देखो बिजोलिया का प्राचीन नाम पूछा जाए तो विजयावली है। कौन सा है? विजयावली। तो आपसे प्रश्न पूछे तो यहां पर देखो पहले साधु सीताराम दास थे, फिर विजय सिंह पथिक आया था जिसे महात्मा भी कहा जाता था, मूल नाम था भूप सिंह गुर्जर, मूल नाम क्या था? भूप सिंह गुर्जर जो है इसका मूल नाम था। और आपको याद रखना है यहां पर नेतृत्व करता जमनालाल बजाज, सी ऑप्शन जो है वो होगा, माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा हो गए, सही बताओ। पहले जमनालाल बजाज आए थे, उसके बाद माणिक्यलाल वर्मा नहीं आते क्या? बी है,
ठीक, फिर ओके थे खेरिया हो तो आल्यो। माणिक्यलाल वर्मा, जिसे मेवाड़ का गांधी कहा जाता है, जिन्होंने अजमेर में मेवाड़ का वर्तमान शासन पुस्तक भी लिखी थी। किस राजस्थानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय का विवरण मिलता है? तो ये तो अपने को ज्यादा व्याख्या करने की आवश्यकता ही नहीं है। हाँ ठीक है, यहां पर जालोर विजय का वर्णन, जालोर विजय तो कान्हड़दे प्रबंध, अचलदास खिंचीरी वचनी का विरुद्ध क्षेत्री या खुमान रासो। तो यहां पर हमारे पास है कान्हड़दे प्रबंध, जो लिखा था पदम नाभ ने। किस विजय के उपलक्ष्य में ईश्वरी सिंह ने इसरलाट का निर्माण करवाया था? ईश्वरी सिंह जयपुर के राजा थे, जो एक युद्ध जीतते हैं 1 मार्च 1747 को। उसके बाद इसरलाट बनाते हैं। इसरलाट को ही एक नाम और दिया जाता है सरगासुली, और मराठों का कर न चुका पाने के कारण यहीं पर वो आत्महत्या कर लेते हैं। तो आपको याद रखना है, राजमहल का युद्ध हुआ था। ये युद्ध जो है बनास नदी के किनारे हुआ, बनास नदी के किनारे हुआ 1 मार्च 1747 को। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? इससे आसान प्रश्न तो थारगन कोई हो ही कौन सा? हाँ जल्दी बताओ, हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह। चंद्रप्रदायी द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति मानी गई है। चंद्रप्रदायी का वास्तविक नाम अगर आपसे कोई पूछे, पृथ्वी भट्ट। सर हिस्ट्री की व्याख्या क्यों नहीं करवा रहे हो? अरे ये मैंने इतनी करवा दी है, जो नई चीज है उस पर अपने को ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है ना। अग्निकुंड से हिस्ट्री पढ़ाई आपको इतने दिन तक, ये तो ऑफलाइन में भी हिस्ट्री चल रही है। नसीराबाद, ब्यावर, देवली, खेरवाड़ा। नसीराबाद, ब्यावर, देवली, खेरवाड़ा। नसीराबाद बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, खेरवाड़ा मेरवाड़ा मेवाड़ भीलकोर, देवली कोटा कंटीजेंट, ब्यावर मेरवाड़ा बटालियन। तो यहां पर उत्तर हो गया 1 का 3, 2 का 4, 3 का 2, 4 का 1। 1 नंबर ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। आपसे पूछा जाए विद्रोह कहां नहीं हुआ था? ब्यावर व खेरवाड़ा में विद्रोह नहीं हुआ। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट। एक तरफ सभ्यता स्थल का नाम दिया गया है, एक तरफ जिले का नाम दिया गया है। थाने वो बताना है कि बात सभ्यता कौन सा जिला में है और कौन सी जगह है। चलो मैं आपको बता दूं, बेराट, बैसे, बहरोड। ये देखो गणेश जी की मूर्ति मिली नीम के पेड़ के नीचे, वाह भाई वाह। नगरी चित्तौड़गढ़ में है, नगर टोंक में है। नगरी चित्तौड़गढ़ में है, नगर टोंक में है। मेवाड़ को मेदपाट, प्रागवाट, सीवी जनपद कहा जाता था। सीवी जनपद की राजधानी मध्यमिका थी। मध्यमिका को नगरी कहा जाता है, और नगरी कहां पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। तो आप उत्तर कहीं हो जाएगा, 1 को 4, पहले का 4, दूसरे का 2, 3, तीसरे का 2, चौथे का 1। 1 नंबर ऑप्शन इसका भी सही है। 4 3 2 1, ऐसा नहीं आ रहा क्या? 1 2 3 4, बाबा थारी जय जयकार। किस अभिलेख को कर्नल टोड द्वारा इंग्लैंड ले जाते समय समुद्र में फेंक दिया गया था? कर्नल टोड, टोड के कारण हमें राजस्थान इतिहास पढ़ना पड़ता है। गांव गांव जाकर इतिहास लिखा था, घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है, और मानमोरी का लेख कहलाता है। एकीकरण के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए जी दोरो हो रहे हो, तो कहा मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। बहुत सारी बातें हैं जो एकीकरण के समय आपको पढ़ने को मिलेगी। जैसे पढ़ेंगे कि हाड़ौती के कोटा के भीम सिंह ने हाड़ौती संघ बनाने का प्रयास किया, लक्ष्मण सिंह ने वागड़ संघ बनाने का प्रयास किया, मान सिंह ने ढूंढाड़ संघ बनाने का प्रयास किया। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह ने कहा था। सबसे पहले हस्ताक्षर शार्दुल सिंह ने किए थे। सबसे पहले
हस्ताक्षर जो है शार्दुल सिंह ने किए थे, और शार्दुल सिंह जो है वो कहां के हैं, वो बीकानेर के हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जैसलमेर में 1550 में वहां के शासक राव लुणकरण के समय अर्ध शाखा हुआ, क्योंकि इसमें जो है केसरिया हुआ, जौहर नहीं हुआ, केसरिया भी हुआ, जौहर भी हुआ, जौहर तो हुआ किंतु केसरिया नहीं हुआ, केसरिया भी नहीं हुआ और जौहर भी नहीं हुआ, तो जमनालाल बजाज सही होगा, बिल्कुल केसरिया हुआ, जौहर नहीं हुआ। इस प्रश्न का उत्तर मैं बता रही हूं, मेरे लो प्रश्न ने तो गलत बता रहे, बेटी का बाप आप पढ़न सही बतावे है। मैं कह रहा था यहाँ पर जमनालाल बजाज है ना, माणिक्यलाल वर्मा है, माणिक्यलाल वर्मा 1938 में आवे, उसको दुआओ मनो बार। हाँ, पर रेखा चौधरी 3-4 जना फिर बाद में कहे सॉरी सर, अरे सॉरी की लाग रही, मार प्रश्न गलत करा दियो थे, लड़ाई अपना सारा की तो है। हाँ, मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा, मानगढ़ पहाड़ी जो है बांसवाड़ा, आपको याद रखना है, मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा, मानगढ़ में माँ है, माँ से मार्ग शीर्ष पूर्णिमा को मेला भरता है, मार्ग शीर्ष पूर्णिमा को मेला भरता है, तो ये आपको याद रखना है। मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा जो है ये कौन सा आंदोलन था, तो भगत आंदोलन था, और नाम आता है गोविंद गिरी का, गोविंद गिरी बांसिया गांव डूंगरपुर, और रीट में पूछा गया बंजारा परिवार जो है, यह आपको याद रखना है। किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव है, एक तरफ होता है जैसे मैं कहूं तत्सम, एक होता है तद्भव। अब तत्सम जो है वह संस्कृत का शब्द हो सके, तो थाने बताना है कि कौन सा शब्द तत्सम है और कौन सा तद्भव है। जैसे मैं लिखूं यहां पर श्रृंगार, तद्भव में इसको इस प्रकार से लिखूंगा सिंगार, क्या लिखूंगा सिंगार। ठीक है, बताओ, पूरा प्रश्न ही दिखाई नहीं दे रहा, फिर थारी आंखें खराब हो रही है भाई। ठीक है, अब इसको मैं कहूं काक कौवा, तो उसी प्रकार सभी शब्द तद्भव है, खीर प्रगट बहु, खीर प्रगट बहु। जैसे मैं लिख रहा हूं क्षेत्र, तद्भव क्या होगा खेत। ऐसे ही आपको याद करना है गोधुम, गेहूं। तत्सम तद्भव का अशुद्ध विकल्प है, तत्सम तद्भव का अशुद्ध विकल्प कौन सा है, जल्दी से बताइएगा। बताओ। एक प्रश्न आता है वृश्चिक, ये है तत्सम, और इसका तद्भव है बिच्छू, इंपॉर्टेंट है। इसमें ए ऑप्शन जो है वो गलत है, ठीक है, बाकी इसके अंदर सही है, कोई डी बता रही है, कोई के बता रही है, पढ़ लिया भाया थे। दही दधी का दही, नृत्य का नाच, श्रृंगार भी बता कर गए हूं, सही है। जैसे आपसे पूछ ले नारिकेल नारियल, सही सीधा सीधा प्रश्न आता है। घोटक घोड़ा, किस क्रम में सभी शब्द तत्सम नहीं है, ऐसा क्रम है जिसके अंदर सभी शब्द जो है वो तत्सम नहीं है, तो आपको यहां बताना है अमूल्य दधि दैत्य स्वर्ण, ये सारे के सारे तत्सम है। आम्र करण कुपुत्र स्वर्ण तत्सम है। ओष्ट जीवा प्रस्तर हस्त तत्सम है। देखो यहां ये वाला जो है यह तत्सम सारे नहीं है। अजात शत्रु का अर्थ होता है, अजात शत्रु जो होता है इसका अर्थ क्या होता है, जैसे आपसे पूछा जाए कुछ भी नहीं जानने वाला, उसे क्या कहोगे अज्ञ कहोगे, जिसको थोड़ा ज्ञान हो उसे अल्पज्ञ कहोगे, जिसको थोड़ा ज्ञान हो
अल्पज्ञ, कुछ भी नहीं जानने वाला, अज्ञ। अब इसका उत्तर बताइए आप क्या होगा? ए, जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो, बिल्कुल। वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है, आपको बताना है। जैसे आपसे यहां पर दिया हुआ है अस्त्र शस्त्र चक्र ढाल, तो चक्र ढाल तो यानी अस्त्र और शस्त्र हाथ में थाम कर, यानी शरीर के साथ है। शरीर यानी प्रश्न आए शरीर, शरीर में स है तो स से शस्त्र होगा, ठीक है। जो ज्ञानेंद्रियों की पहुंच के बाहर हो, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा जो ज्ञानेंद्रियों की पहुंच से बाहर हो। जैसे महात्मा बुद्ध जो थे, सॉरी महात्मा बुद्ध नहीं, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी जो है जिन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, तो उसके बाद में वो क्या कहलाए थे? वो कहलाए थे केवलिन और जिन। वहां पर एक शब्द भी प्रयोग किया जाता है अतीन्द्रिय, ठीक है। तो बताइए कि जो ज्ञानेंद्रियों की पहुंच के बाहर हो, तो यहां इसका उत्तर हो जाएगा अतीन्द्रिय, जो है ए ऑप्शन जो है वो सही होगा। ऐसे ही हमसे एक प्रश्न पूछा जाता है, जिसके पास कुछ न हो, अकिंचन, जिसके पास कुछ न हो उसे क्या कहेंगे? अकिंचन। उत्तर व पूर्व की मध्य की दिशा वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अब आपको क्या है कि चित्र बनाना है, और चित्र बनाओगे तो याद हो जाएगा। बताओ। हाँ, सुमन पारिक, नरेश कुमार, सुहानी मीणा मच्छर खा रहे हैं। अब आया खावे तो मैं क्या करूं? इस प्रकार से सभी बना लोगे। इधर ईशान होती है, अपने इधर कहते हैं आग्नेय चट्टाने, तो ये तो आपको दो याद हो जाएगी, आग्नेय। अब हमारे पास में दो ही तो बस्ती है, और ये इसको क्या बोलोगे? वायव्य। तो यहां पूछा उत्तर व पूर्व, ये उत्तर है, ये पूर्व है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? ईशान। आग बबूला होना मुहावरे का भावार्थ है। आग बबूला हो रहा हो मतलब राजी हो रहा हो, ठीक है, राजी हो रहे हो, नहीं हो रहे हो, ठीक है। जैसे अपने कहते हैं एक अकेला, एक और एक 11, यानी संगठन में शक्ति का होना, ठीक है। सोने में सुगंध, सुंदर वस्तु में और अधिक गुण होना, गागर में सागर, थोड़े में बहुत ज्यादा होना, अत्यधिक क्रोध करना, ऊंट के मुंह में जीरा, इसका अर्थ क्या होगा बताओ? ऊंट के मुंह में जीरा, बताओ। 99 के फेर में पड़ना मुहावरे का अर्थ है। 99 के फेर में पड़ गया, इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? 99 के फेर का मतलब होता है, जैसे मैं आपसे कहूं कि कलई खुलना, कलई खुलना, कलई खुलना का मतलब क्या है? रहस्य प्रकट हो जाना, ठीक है। ये आपको याद रहना चाहिए, रहस्य प्रकट हो जाना। तो आपका उत्तर आ रहा है बी ना सी, अर्जुन राम, बहुत बढ़िया। धन जोड़ने में लगे रहना, किस में लगे रहना? धन जोड़ने में लगे रहना। निम्न मुहावरे का अर्थ पहचाने। दांत काटी रोटी होना, दांत काटी रोटी होने का मतलब क्या है? एक बहुत अच्छा है, सबज बाग दिखाना, अच्छी बातें कहकर बहकाना, सब्ज बाग दिखाना यानी झूठे सपने, झूठे सपने, या अच्छी बातें कहकर बहकाना, अच्छी बातें कहकर मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, तुम मुझसे शादी करके तो देखो, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, ठीक है। ये तो दांत काटी रोटी होना, गहरी दोस्ती, जैसे कहते ना एक एक हो जाए फिर घर चले जाना, ठीक है। गिनती क्या करना है जब तू पिलाने वाला, हाथ से तेरे पी लूं मैं जहर का प्याला, ठीक। मान न मान मैं तेरा मेहमान, मान न मान मैं तेरा यूपी जैसे मैं करूं तेरे से, हाँ।
मान ने मान मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती गले पड़ना। बिल्कुल सही है सबका। कोई पूछ ले आपसे। एक परिवार में 6 सदस्य हैं, ठीक है, ABCDEF, कॉपी निकालो सब, देखो मैं था कौन कौन जवाब देवे। आज तो 1000 भी लाइक को नहीं होया, इसका मतलब गड़बड़ है दया। कोई बात नहीं। एक परिवार के 6 सदस्य है, ABCDEF एक साथ यात्रा कर रहे। बी सी का पुत्र है, बी जो है ये तो क्या है, पुत्र है, और किसका है, सी का, ये बात है। लेकिन सी बी की माता नहीं है, बी की ये माता नहीं है, तो सी क्या हो गया, पिता हो गया। ए और सी विवाहित दंपति है। ए ए जो है वो माता है इस लड़के की, ए और सी विवाहित दंपति है। ई सी का भाई है, सी का जो भाई है वो कौन है, ई है। डी ए की पुत्री है, डी जो है वो ए की पुत्री है, डी डी जो है वो ए की पुत्री है, यानी डी जो है वो ए की पुत्री है। एफ बी का भाई है, एफ बी का भाई है, एफ जो है वो बी का भाई है, एफ जो है वो इसका भाई है। पूछ रहा है तो परिवार में कुल कितने पुरुष सदस्य हैं, 1 2 3 4। थारो उत्तर क्या है, वाह भाई वाह, क्या बात है। एक कह रहे सर ए ऑप्शन होगा, अरे गिनो, कोशिश करो, 4 होगा मैंने कहा। हाँ, 3 4 7 11 18 29 के बाद लुप्त संख्या क्या होगी, 3 4 7 11 18 29 के बाद लुप्त संख्या जो है वो क्या होगी, यहां पर आपको बताना है। जल्दी से बताइए उत्तर क्या आने वाला है। देखो आपको कुछ यहां पर दिखाई दे रहा होगा, वेदाराम शाह 47, कितना फास्ट बता रहा है ये, वहां जाकर देखो। 3 और 4 7, 7 और 4 11, 11 और 7 अरे 11 और 7 18, 18 और 11 29, और 29 और 11 कितना हो गया, 18 और 29 कितना हो गया, मतलब जोड़ना है। 3 + 4 क्या हो गए, 7। ठीक है, अब इधर से ये वाली संख्या ले लो, 4 + 7 11। ठीक, फिर ये वाली संख्या ले लो, 7 + 11 18, फिर 11 + 18 29, फिर 18 + 29 47। आयतों की संख्या बताइए, चलो इस प्रश्न का उत्तर बताओ। आयतों की संख्या बतानी है आप लोगों को, आपके पास में चित्र दिया गया है। 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 तो सीधे सीधे गिन लिए हमने। ठीक, अब एक ये इसके पास में देखो, ये इस प्रकार से ये गिन लिया 1। ठीक है, अब एक ये नीला देखो इधर से ये जा रहा, ये गिन लिया 1। ठीक है, अब यहां से 1 2 3 4, ये कितने गिन लिए, 4 गिन लिए ना। हाँ, अब देखो गिनो, 5 और 4 9, 2 11, 11 तो हो गए। अब हमारे पास में एक बच गया, तो ये बड़ा वाला, ये वाला। कितने हो गए, 12। हर उत्तर क्या रहे, हाँ 12।
12 उत्तर जो है जिनका वो बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे चलते। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? कितने त्रिभुज हैं? अब ऐसा जब प्रश्न आए तो अपने को ज्ञात कैसे करना है? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो सीधे सीधे त्रिभुज बन रहे हैं, इनको तो आप सीधा सीधा लिख दो। 8 तो ये हो गए। अब देखो, 1 2 3, 3 ये हो गए। ठीक है, अब देखो 1 2 3 4, 4 ये हो गए। अब थारा उत्तर क्या आ रहा है बताओ? 17। अब 2 कौन सा रह गया? तो इसके ऊपर कोई लकीर नहीं आई। ठीक है, ये देखो इस प्रकार से ये, और ये देखो इस प्रकार से ये, तो ये कितने हो गए? 2। देखो 8 3 11 और 4 15 और 2 17, बिल्कुल सही है। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? प्रश्न एक से बढ़कर एक और शानदार शानदार प्रश्न है थार खातर है, बताओ क्या है? अब ऐसा प्रश्न आ जाए, कुछ नहीं करना। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 4 8 4 12, 12 तो सीधा सीधा ही याद हो गया। ठीक है, अब उसके बाद में इसको ऐसे ऐसे जोड़ोगे ना, देखो इधर से 1 2 3 ऐसे ऐसे, फिर ये 4। ठीक है, तो मतलब एक में 4 और आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 4 और आ जाएंगे। तो 12 और 4 16 और 4 30 और 4 24, 24 तो सीधे सीधे हो जाएंगे। उसके बाद इसमें और जोड़ोगे 25 26। ठीक है, फिर उसके बाद में ऐसे 27, फिर उसके बाद में यहां से जोड़ते जोड़ते ये कहीं निकलेंगे। ठीक है, टाइम लगेगा इनमें। तो इसके अंदर उत्तर जो है मैं बता देता हूँ, 32 है। हाँ, तो ओ मैं सीधो रट गई आयो। ठीक है, हाँ। एक आदमी अपने घर से, ये तो है घर मेरा, यहां से 5 किलोमीटर चला तथा उसके बाद 2 किलोमीटर दूर स्थित मेले में बाजार जाता है, तथा उसके बाद 5 किलोमीटर दूर बाजार जाता है। ये तो हो गया बाजार 5 किलोमीटर पर। उसके बाद वो कहता है कि 2 किलोमीटर दूर मेले में, इससे आगे 2 किलोमीटर और गया, यहां मेला लग रहा है, मेला, ये हो गया 2 किलोमीटर। घर जाकर वापस लौट आता है, वहां आने तक अब यहां पर गया और यहां से वापस लौट आया, तो 7 + 7 कितने? 14 किलोमीटर। सारा उत्तर क्या है? बी। अरे बेटी का बाप, 14 किलोमीटर होगा। हाँ, एक रेलगाड़ी पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है। एक रेलगाड़ी है, वो किया जा रही है पूर्व से पश्चिम की ओर। देखो ये दिशा पूर्व है, ये दिशा पश्चिम है। अब रेलगाड़ी जो इधर से आ रही है, ठीक है ना, इंजन की सीटी से मारो मन डोले, चला चला रे ड्राइवर गाड़ी होले 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 होले, इंजन की सीटी से मारो मन डोले। ठीक है, हाँ, ये ड्राइवर गाड़ी चला रहे आपने, आपने रेलगाड़ी से भाई। ठीक, ये जा रही है इधर पूर्व से पश्चिम की ओर, ये जा रही है ये। अब कहता है उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है हवा, ये उत्तर है और ये हो गया दक्षिण। तो हवा चल रही है उत्तर से दक्षिण, तो इसमें से जो धुआं निकल रहा है वो अब ऊपर की ओर न जाकर ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है इधर। ये धुआं इधर जा रहा है, ये धुआं है। तो धुआं कौन सी दिशा में जा रहा है? दक्षिण और पूर्व में जा रहा है मेरे तो। सारे भाई अकड़ जा रहे हैं, दक्षिण और पूर्व, बिल्कुल सही है। ठीक है, हाँ। धोली धोली चप्पलाए पैर सड़क पर छोरी तुई तुई दिखे, वो गीत सुन रहे थारोगे?
रमेश नदी के किनारे नदी की ओर पीठ करके बैठा है। रमेश, ये हमारे पास में नदी है, ये नदी में जल है, इस नदी में पीठ करके खड़ा है, इस प्रकार से खड़ा है, तो यानी और रमेश खड़े है, ठीक है, और रमेश पीठ करके खड़ा है, तो उसका इधर वाला पक्ष तो हो गया बायां और इधर वाला पक्ष हो गया दायां। इस प्रकार से खड़ा है जैसे मैं खड़ा हूं, मेरे पीछे नदी है, एक पत्ता उसके बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है, एक पत्तो आयो बाईं ओर से, ये पत्ता ये इधर से इसके दाईं ओर जा रहा है। यदि नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है, उत्तर से दक्षिण की ओर ही बह रही है, देखो उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है, तो बताओ रमेश का मुख किस दिशा में? रमेश का मुख तो भाई पूर्व दिशा में। थारा उत्तर क्या है भाई? भी बहुत बढ़िया, सबका उत्तर देदाराम से आग, तो आज छक्का पर छक्का मार रहे। देश प्रेम धर्म है तथा धर्म है भारत के प्रति प्रेम, निम्नलिखित में से ये कथन किसका है? जल्दी से बताइएगा। मैं इतना बता देता हूं, जिनका पहला उपन्यास जो था वो दुर्गेश नंदिनी था, पहला उपन्यास दुर्गेश नंदिनी। आपको याद करना है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, आसान सा प्रश्न है, आपको सिलेबस में आए नहीं आए मैं इतना कहता हूं, बंकिम चंद्र चटर्जी जो थे, इनका एक उपन्यास था आनंद मठ, और आनंद मठ से लिया गया है वंदे मातरम। तो हमें तो बस ये याद रखना है। प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, रामास्वामी नायकर पेरियार, ज्योतिबा फूले, महात्मा गांधी। तो आपका उत्तर आएगा कि जिसने देश का पहला महिला स्कूल भी खोला। ठीक है, आपको उत्तर बताना है। जी, फूले जी। निम्नलिखित में से किसने महिला शिक्षा में सुधार लाने के लिए महिला आर्य समाज की स्थापना की थी? महिला आर्य समाज की स्थापना जो है 1882 ईस्वी में की थी। बताइएगा आपका उत्तर क्या है? सी ना, इसका उत्तर होगा पंडिता रमाबाई। सिस्टर निवेदिता किसकी शिष्य थी? विवेकानंद जी की या दयानंद सरस्वती की? मनोज, थोड़ा सा नंबर कम है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की कार्यवाहियों में महिलाओं ने किस वर्ष भाग लिया? बहुत अच्छा प्रश्न है कि कांग्रेस के अंदर जो है आपसे प्रश्न पूछा जाए कि 3 महिलाएं थी, कितनी थी? 3 महिलाएं। आपसे यह भी पूछा जा सकता है पहला हिंदू अध्यक्ष कौन था कांग्रेस का? पहला हिंदू अध्यक्ष आनंद, आपसे पूछा जा सकता है आनंद चार्लू। ठीक है, अब महिलाओं में 3 नाम आते हैं, एनी बेसेंट का नाम आता है, सरोजनी नायडू का नाम आता है, नलिनी सेन गुप्ता का नाम आता है। एनी बेसेंट जो आयरलैंड से आई थी, सरोजनी नायडू, नलिनी सेन गुप्ता। आपको पता है महिलाओं से खतरा होता है, तो ये आपको याद रखना है। 1917 में पहली बार, फिर 1925 में, फिर 1933 में। तो यहां पर कार्यवाही में महिलाओं ने किस वर्ष भाग लिया था? ये आपका उत्तर है। 496 नंबर। क्या करूं मैं, करनो की है जो काम है वही करो। 1889 ईस्वी में भाग लिया था। ये तो उनकी अध्यक्षता करने वाली महिलाएं हैं, ठीक है ना। हाँ, चले आगे। किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? किसका सुझाव था जिसके कारण साइमन कमीशन को बाहर रखा गया? इसमें 7 सदस्य थे, सवेत कमीशन कहा जाता था। इसका गठन 1927 में हुआ था, बंबई 1928 में पहुंचा था। यह आपको याद रखना है। ठीक है, 2 चीजें याद रखनी है आप लोगों को। 1928 साइमन कमीशन
भारत पहुंचा। 1928 नेहरू रिपोर्ट। 1928 बारदोली सत्याग्रह। उत्तर लॉर्ड इरविन है। प्रश्न आपको एक ये भी याद रखना है कि क्या आता है, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए ही लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। गठन जो है इसका 1927 में हुआ था। 7 सदस्य थे। 7 सदस्य थे, एक भी भारतीय नहीं था, तो सवेत कमीशन कहा जाता है। सवेत कमीशन कहा जाता है। और आगे चलते हैं नेक्स्ट। स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने काकोरी कांड में भाग नहीं लिया था? काकोरी कांड जो 9 अगस्त 1925 को हुआ था। काकोरी कांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को हुआ था। ट्रेन को जो है लूटा गया था, आपको बताना है इसमें। तो अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी। अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है, ये राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था। राजगुरु। राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को लाहौर षड्यंत्र के कारण फांसी की सजा 23 मार्च 1931 को दी गई थी। संविधान संशोधन करने के विधेयक को जो है वीटो करने की राष्ट्रपति की सख्ती सहमति देनी होगी शब्द से स्थानापन्न करके किस संशोधन द्वारा छीन ली गई? बताओ क्या जवाब है आप लोगों के पास? बताओ बताओ जल्दी से। हाँ ठीक है, 24वां संविधान संशोधन जिन्होंने बताया सही है। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया था? 24वां संविधान संशोधन के बाद में मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया था, आपको बताना है। 54वां, 55वां, 52वां या 53वां संविधान संशोधन, जल्दी बताओ। हाँ, घर का क्या रोटी खा लो, क्लास बंद करो, थार खाता देखो। सुबह जल्दी भी उठना है, तो मुझे भी उठना है, ऑफलाइन पढ़ाने भी जाना है, थान जानू है कि है? तो ये है 53वां संविधान संशोधन। 53वां संविधान संशोधन जो है 1986 में हुआ था। कब हुआ था? 1986 के अंदर हुआ था। संविधान का भाग जो है किस में, ये आप मुझे बताएं, क्या पूछ रहे हो? 53वें में। संविधान संशोधन 91 में अधिनियम 2004 के अनुसार राज्य मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या क्या होनी चाहिए? आप जानते हैं विधानसभा में 200 सीटें हैं, लोकसभा के अंदर 25 है, राज्यसभा के अंदर जो है वो हमारे पास में कितनी है, 10 है। तो यहां पर कितना है, विधानसभा के कुल सदस्यों का कितना प्रतिशत होना चाहिए? एक राज्य में मंत्री परिषद जो है उसमें मंत्रियों की संख्या कितनी है, या क्या होगा इसका उत्तर? विधानसभा के कुल सदस्यों का 15%। सी उनका उत्तर सही है। एक प्रश्न पूछा गया था कि मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री सहित कितनी होती है? मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की न्यूनतम संख्या, तो मुख्यमंत्री प्लस 11, 12 से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? ये भी आपको याद रखना, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। मूल अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित निर्णयों को सही कालानुक्रम चुनिए। गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार, केशवानंद भारती, मिनरवा मिल्स बनाम AK गोपालन बनाम मद्रास राज्य। तो यहाँ गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार जो है
वो 1967 का है, फिर 1973 है, फिर 1980 है। अब आपको उत्तर बताना है कि पहला कौन सा है। ठीक है, तो आपका जो उत्तर आ रहा है वो आ रहा है 1 2 3, वो तो हो ही गया, तो इसका मतलब पहले क्या आएगा, 4 आएगा। इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा सही है। कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? कौन सा मूल अधिकार जो है भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? जल्दी से बताइएगा। आप लोगों को मैं बता देता हूं, सूचना का अधिकार जो है 2005, जो अभी एक कानूनी अधिकार बन चुका है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, सूचना का अधिकार कब का है, 2005। हाँ, सबका सही है। एक प्रश्न आता है संवैधानिक अधिकारों का उल्लेख किसमें है, तो आपको पता होना चाहिए भाग 3 में 12 से 35 है। ठीक है, संवैधानिक अधिकारों का उल्लेख। और मूल अधिकार लिए कहां से गए, अमेरिका से लिए गए, भाग 3 12 से 35। मूल अधिकार कहां से लिए गए, अमेरिका से। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद महाधिवक्ता से संबंधित नहीं है? महाधिवक्ता से संबंधित नहीं है, यह पूछा गया है, जल्दी बताओ। ए है, के है, ज्योति सैनी, दुर्गा जटिया। अनुच्छेद 192 सी। डाउन थे, पढ़ रहे को नहीं, मैं क्या करूं बताओ। कौन सा जिला न्यायालय जोधपुर मुख्य पीठ के अंतर्गत नहीं आता है? मैं क्या करूं बताओ, मैं फटाफट बता दूं। टोंक। आपकी संख्या देखो, मैंने आपको हमेशा कहा है जितने आप ज्यादा होंगे, न थे क्लास शेयर करो, न लाइक करो, छोड़ो, फिर आप रीटान पढ़ा लेगा। अनुच्छेद 222। राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपाल में से कौन सा लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष इनमें से कौन से रहे, आप लोगों को मालूम होगा, बलिराम भगत। राजस्थान के राज्यपाल के पास निम्न में से कौन सी शक्ति निहित नहीं है? राज्यपाल के पास कौन सी शक्ति निहित नहीं है? विधानसभा को स्थगित करने की, विधानसभा को स्थगित करने की। वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? अब बताओ, करंट के अंदर वो प्रश्न थे, कौन पढ़ के, जल्दी बताओ। है, इकोनॉमिक्स में पढ़ लिया होगा। तो इसका उत्तर क्या है, कल भी बता कर गया था मैं, सेवा। वर्ष 2022-23 में स्थिर मूल्यों पर कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की विकास दर है, बताओ क्या है? सेवा बिल्कुल सही है। विकास दर क्या है, 3.3%। भारत का खाद्यान्न फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भारत में खाद्यान्न फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश। धान का कटोरा। भारत का सर्वाधिक निर्यातक देश है, भारत का सर्वाधिक जो है निर्यातक देश किसे कहा जाता है? भारत का सर्वाधिक निर्यातक देश है, इसका उत्तर भी अमेरिका। भारत आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार
आयातित वस्तुओं में सर्वाधिक हिस्सा है? पूंजीगत वस्तुएं, पेट्रोलियम, तेल, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं या कोयला? तो आपको पता होना चाहिए पेट्रोलियम, तेल और स्नेहक। हाल ही में पीपल, आंवले और कल्प वृक्ष के पौधे लगाकर मंदिरों की भूमि को विकसित और संरक्षित करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? बताओ, करंट का प्रश्न है ये। हम्म, हाल ही में शुरू की गई है। अच्छा प्रश्न है। नंदन कानन। हाल ही में RRECL और राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड ने किस संगठन के साथ मिलकर जयपुर में रिन्यूएबल एनर्जी कॉन्क्लेव आयोजित किया है? रिडकोर। जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आमजन तक पहुंचाने के लिए हाल ही में ट्विटर पर कामरी बातां चौपाल पर कार्यक्रम किस कार्यक्रम के तहत आयोजित किया गया? कामरी बातां चौपाल पर किस कार्यक्रम के तहत आयोजित किया गया? ठीक है, तो इसका उत्तर होगा कौशल विकास कार्यक्रम। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने नशा मुक्त भारत अभियान के लिए किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर भूख लाग गिरे? आज तो हस्ताक्षर किए हैं, बताओ जल्दी से। आपको बताना है राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर। तो कहता भी लाग रही है भूखे, कितनी जोर की लाग रही है? ठीक ठीक लाग रही है। हाल ही में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग प्रदर्शनी और मेले का आयोजन किस जिले में किया गया था? तो ये आपको पता होना चाहिए, कोटा में किया गया था। हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान समारोह में जल योद्धा श्रेणी में राजस्थान से किसे सम्मानित किया गया है? कोटा कोटा सम्मानित किसे किया गया है राजस्थान के अंदर? तो ये सम्मानित किया गया था उषा शर्मा को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान से। जयपुर की ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षित करने हेतु पीडी कोर और ऑस्ट्रेलिया के किस संगठन के बीच MOU साइन हुआ है? भाई ऑस्ट्रेलिया और पीडी कोर के मध्य जो साइन किया गया वो किसके अंदर हुआ है? ओस हेरिटेज नहीं, सोसाइटी फॉर आर्कियोलॉजी। किस कंपनी की रामपुरा आगुचा माइंस जो है और जावर ग्रुप ऑफ माइंस में पहली ग्रीन को सर्टिफाइड खदानें बनी है? सर्टिफाइड जो है खदानें बनी है। तो आपको याद रखना है इसके अंदर उत्तर क्या होगा? भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड। मार्च 2023 में 20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहां आयोजित की गई है? बताओ। उदयपुर। कौन सा राज्य स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है? कौन सा राज्य स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है? इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। मैं थारू बहुत ज्यादा नाराज कट्टा हूं। पढ़ो को नहीं, मेरा भी टाइम खराब करो और खुद को भी टाइम खराब करो, ठीक है? हाँ, अब मैं जाऊं कट्टा बंद कर देखोगा। इनको जवाब कमेंट बॉक्स में नहीं बताया अगर, और कल वाली क्लास में अगर थे नहीं पढ़िया ढंग से, कल क्लास लेवाई को इनको।